सर एक बात बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार में जो ये शिवसेना का हाल हुआ है 29 सीटों पे की या फिर 21 सीटों पे जो उनका भी वोट प्रतिशत आया 0.05, क्या कहिएगा इस पर? देखिए जी, ये तो जो रिजल्ट है वो खुद ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ये शिवसेना का जो दंभ और अभिमान जो उन्होंने महाराष्ट्र में दिखाया है अपनी हरकतें करके, चाहे वो पालघर कोई संतों का मामला हो और चाहे वो कंगना रनौत का मामला हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत, और जिस तरह से ये लोग अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े, तो वो घमंड और अभिमान में भरे हुए शिवसेना के लोग, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मैं बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की बात नहीं कर रहा, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की शिवसेना जो है, वो जिस घमंड के साथ बिहार में गई थी, बिहार की जनता ने उनके घमंड को चूर चूर कर दिया है। वो बिहार जहां की लोग नोटा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते, उसके बावजूद भी वहां पर 1.7% जो वोटर हैं, 5 करोड़ जो लोग वोट डालकर आए, उसके 1.7% लोगों ने फिर भी अगर किसी को वोट देने का फैसला नहीं भी किया, उन्होंने नोटा दबा दिया। लेकिन ये घमंडी शिवसेना वाले जो पता नहीं क्या सोचकर बिहार में चले गए, वो बिहार जहां का बेटा सुशांत सिंह राजपूत इनकी वजह से आज अपना न्याय नहीं पा रहा, तो उस सुशांत सिंह राजपूत के प्रदेश में ये क्या सोचकर चले गए, मुझे बड़ी हैरानी है। तो इनको जो 0.05 यानी 1% भी जो वोट नहीं मिले, तो ये अपने आप में इनकी कहानी, इनकी औकात बताता है। यहां पर जो इनके साथी हैं एनसीपी को 0.55% यानी आधा % वोट वो भी ले जाने में कामयाब हो गए। इनकी जो साथी है कांग्रेस की भी बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं 9% उसको वोट मिले, 18 सीटें वो ला रही है, 18 या 19 सीटें। लेकिन शिवसेना की हालत तो वही है जो कि होनी थी, और बिहार के लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी है, इनको पूरी तरह से खत्म करके और शिवसेना को इतने कम वोट देकर। सर ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर आप इनका कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, जिस कॉन्फिडेंस में संजय राउत ने ये कहा था कि हम किसी भी अलायंस की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं। हाँ, पप्पू यादव अप्रोच हमें कर रहे हैं कि हम जो है उनके पास जाएंगे, हम उनसे अलायंस करेंगे, ठीक है। फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 40 से 50 सीटें हम वहाँ पर जीतेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस ओवर एक्टिंग पे, क्या कहना चाहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, माफ़ कीजिएगा। देखिए जी, ऐसा है, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, वो ड्रग की राजधानी बन चुकी है, ड्रग माफिया का वहां पर कब्जा है। और मुझे ये लगता है, क्षमा याचना सहित मैं बोलना चाहूंगा कि शायद संजय राउत जी भी कहीं कोई नशा पत्ती तो नहीं करने लग गए। मतलब क्या सोचकर उन्होंने कहा कि उनको बिहार में सीटें मिल जाएंगी, या क्या सोचकर उन्होंने कहा कि वो इस स्थिति में आएंगे कि वो बाकी दलों के साथ कुछ गठबंधन करके कुछ कर लेंगे। अरे भाई, ख्वाब भी देखो तो कुछ ऐसे तो देखो कि शायद वो ख्वाब कहीं पूरे हो पाएं, वो सपने कहीं चरितार्थ हो पाएं। लेकिन मुझे लगता है ये कुछ खाकर सोते हैं, और उसमें जो सपना देखते हैं वो सुबह प्रेस को बुलाकर बोल देते हैं। ठीक है सर, हमने यहाँ पे ये भी एक बारीकी वाली चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी ये चीज़ नोटिस किया कि कांग्रेस और एनसीपी, जिसकी आपने अभी बात भी की, ये दोनों फिर भी अपनी इज्जत बचाते हुए नजर आए। कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी होने के बावजूद 19 सीटों पे मतलब अपना वहाँ पे दिखा रही है। एनसीपी पे भी आपने बोला कि आधा % वोट उसको भी मिल रहा है। तो क्या जो कांग्रेस की जो रणनीति है पुरानी कि अपने साथी जो दल हैं उसको पीछे करके खुद आगे आना, तो क्या आपको कुछ यहाँ पे रणनीति उसकी दिख रही है कि नहीं? देखिए, कांग्रेस की रणनीति तो ये शुरू से रही है, ये इतिहास रहा है कांग्रेस का कि इसने जिसका भी साथ दिया है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने देवगौड़ा के नीचे से कारपेट खींचा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर आप राज्यों की चर्चा करें तो राज्यों में तो आज की डेट में ये लोग इस तरह से अवांछनीय हो गए हैं कि जिसका साथ देते हैं उसकी लुटिया डूब जाती है। जहां आप देखिए मध्य प्रदेश में या गुजरात में, जहां डायरेक्ट इनकी फाइट थी, वहां तो ये साफ हो ही गए। लेकिन बिहार जैसा राज्य जहां पर कि राजद ने, तेजस्वी ने इनके ऊपर भरोसा करके 70 सीटों पर इनको लड़वाया, तो वो उसका जो फैसला है पूरी तरह से बिहार की जनता ने नकार दिया, और ये पूरी तरह से वहां पर असफल हुए हैं कि 10% वोट भी ये ले पाने में सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए कांग्रेस का भविष्य जो है वो पूरे भारत में, अगर आप सभी इस बिहार के चुनाव और सारे उपचुनावों के ऊपर भी नजर डालें, तो ये छत्तीसगढ़ या हरियाणा से जरूर इनको एक राहत की खबर मिली है, लेकिन ओवरऑल सभी उपचुनावों में और बिहार में इन्होंने मुंह की खाई है। जी,
अब अगर हम आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय जो हॉट टॉपिक बने हुए हैं वो अर्नब गोस्वामी बने हुए हैं, तो अर्नब गोस्वामी का क्या ये एक मतलब गुस्सा हो सकता है जो बिहार की जनता ने तो चलिए ठीक है सुशांत सिंह राजपूत का गुस्सा निकाला, उनको श्रद्धांजलि दी जिस तरीके से आपने कहा, तो अगर बिहार का इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है कल, जैसे वहाँ पे मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में बाईपोल्स होते हैं, तीनों पार्टियों को गठबंधन टूट जाता है, तो क्या होगा महाराष्ट्र के अंदर, स्थिति क्या बनेगी, क्या कुछ थोड़ा सा इस पे मतलब हमें बताइए। देखिए, महाराष्ट्र में जो स्थिति चल रही है पिछले काफ़ी समय से, वो सारे हालात देखते हुए मैंने पहले भी कई कार्यक्रमों में कहा है कि शिवसेना की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, जहाँ संजय राउत जैसे शकुनी मामा बैठे हुए हैं, ये 2021 का मुंह नहीं देख पाएगी। उससे पहले ये सतह ही गिर जाएगी। हालांकि लोग केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो धारा 356 लगाए, राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन मैं बिल्कुल राजनीतिक ये कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है। जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं, अगर आप उसका ठीक से आकलन करेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे, तो ये सरकार अपने बोझ से खुद ही गिर जाएगी। जो आपने अर्नब की बात की, अर्नब को पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो समर्थन मिला है, आप देखिए उसकी गिरफ्तारी के बाद, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर हिस्से से उसको समर्थन मिला ही मिला है। तो वो जो अर्नब का जो समर्थन है वो इनके लिए गले की फांस बनने वाला है। और आप जो बाईपोल की बात करें, बाईपोल की नौबत नहीं आएगी, ये सरकार खुद गिरेगी और वहां पर दोबारा चुनाव होंगे, और दोबारा चुनाव होने की स्थिति में शिवसेना की हालत वही होने वाली है जो यहां बिहार में उनकी हालत हुई है। अब जैसे अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके लिए कब राहत के मतलब फैसला मिल सकता है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर तो मैं हैरान हूँ। पहले हाई कोर्ट ने 3 दिन तक उनकी सुनवाई करी, 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन, अगले दिन फिर 6 घंटे, फिर उसके बाद कह दिया आप सेशन कोर्ट चले जाइए। मतलब कितना हास्यास्पद लगता है। और फिर जब अर्नब रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको सुनवाई का समय नहीं दिया। मतलब ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो किसी भी बात पर सुओ मोटो लेता है, स्वयं संज्ञान लेता है ऐसे गंभीर मुद्दों पर या ऐसे मुद्दों पर जहां सरकार अगर एक्ट नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट भी एक वैधानिक भारत की एक संस्था है जी। लेकिन आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को भी अर्नब के मामले में चोट पहुंची है। जब आप विनोद दुआ का मामला लीजिए, विनोद दुआ के ऊपर एक केस हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, विनोद दुआ के ऊपर जो केस हुआ था जिसमें कि उसके ऊपर एक ये इज्जत हत्या का दावा, मानहानि का दावा किया गया था, तो उसने कहा कि भाई मेरे ऊपर ये जो दावा हुआ है गलत हुआ है, ये केस खारिज किया जाए। तो उसके लिए विनोद दुआ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को सुनवाई करी थी। अच्छा। आप देखिए, आप रिकॉर्ड चेक करिए, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सिर्फ पत्रकार का उदाहरण ही दे रहा हूं, पत्रकार के बदले पत्रकार जी। मैं उस आतंकवादी की तो बोल ही नहीं रहा जिसके लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी थी। और ये सारा जितना लिब्रांडू गैंग है, खान मार्केट गैंग, और इसके जितने भी लिबरल गैंग के जो वकील हैं, सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था। सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, लेकिन मेरिट पर मामला बनता था, इसलिए उसकी फांसी वो नहीं रोक पाए। लेकिन आप ये सोचिए कितना हास्यास्पद लगता है कि आप दोगली नीति अपनाते हैं या दोहरा मापदंड अपनाते हैं। एक तरफ तो आप विनोद दुआ के लिए रविवार को भी सुनवाई करते हैं, और यहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि राष्ट्रभक्ति की या देशभक्ति की आवाज उठा रहा है, उसके लिए आप सुनवाई को भी तैयार नहीं है। तो ये वाकई में बहुत हैरानी वाली बात है। और मैं तो चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो गरिमा है उस गरिमा को बचाए रखने के लिए फौरन से पेशतर एकदम जल्दी से कल ही इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए और अर्नब गोस्वामी को बेल देनी चाहिए। तो ये जितना भी महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या इस पे कोई और ऊपर नहीं है इनके जो इनके ऊपर सुनवाई करे? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो संज्ञान लेना है वो कोर्ट ही ले सकता है। कोर्ट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा। जहां एक और सभी लोग इस आशा भरी नजरों से प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इंटरवीन करे या केंद्र सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए, लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब कोई भी मामला सब जुडिस हो जाता है, कानून के अंदर आ जाता है, अदालत में वो मामला पहुँच जाता है, तो उसमें
कोई भी सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती। ये तो अर्नब का मामला हो गया, आप राम मंदिर का मामला ले लीजिए, 3 तलाक का मामला ले लीजिए, शाहबानो का जब मामला हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राजीव गांधी के समय में, तो ये सारे मामले जब सब जुडिस हो गए उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए जनता की डिमांड के ऊपर भारत सरकार जो है वो तैश में आके अगर इस सरकार को बर्खास्त भी कर दे या कोई ऐसा निर्णय ले जिसमें भारत सरकार दबाव डालकर अर्नब को बाहर भी ले आए, तो ये जो पूरा का पूरा गैंग है, इस गैंग के साथ कहीं ना कहीं फिर क्षमा याचना सहित कहूंगा बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो उनका साथ दे रहा है, तो ये फिर से अगर उस मामले को निरस्त कर दें, यानी केंद्र सरकार के निर्णय को निरस्त करने की भी ताकत सुप्रीम कोर्ट में है, तो अगर धारा 356 लगाकर भारत सरकार ने वहां की सरकार गिरा भी दी, राष्ट्रपति शासन लगा भी दिया, तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर वहां पर अपील डाल देंगे कि ये जो राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार ने लगाया है ये असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाए। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः एकदम जिसको कहते हैं एकदम फटाफट से उस पर निर्णय भी आ जाएगा और वो राष्ट्रपति शासन का निर्णय निरस्त भी कर दिया जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, वो बड़े धैर्य से, हालांकि इसमें अर्नब की जान को खतरा भी है, मैंने भी अपने एक कार्यक्रम में कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको धैर्य से काम लेना ही होगा। ठीक है सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पब्लिक भी समझना चाहेगी कि ये जो आपने अभी एक शब्द कहा कि ये सब जुडिस मामला जो होता है, जुडिस जो मामला है, ये क्या होता है? देखिए सब जुडिस तो सीधा जो भी केस न्यायालय में चला गया, तो भारत की जो टोटल व्यवस्था है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, इसमें कार्यपालिका आ गई, इसमें न्यायपालिका आ गई, इसमें विधायिका आ गई। तो इसमें न्यायपालिका का रोल जो होता है, वो न्यायपालिका जो है उसको इतने अधिकार, असीमित अधिकार हैं कि कोई भी मामला जब उसके पास में आ जाता है तो फिर उसमें न्यायालय ही निर्णय ले सकता है, सरकार उसके बीच में इंटरवीन नहीं कर सकती। अगर इंटरवीन कर सकती तो आप स्वयं सोचिए कि राम मंदिर वाले मामले में केंद्र सरकार, जबकि उनका चुनावी वादा था, तो वो तो आते ही कहते नहीं राम मंदिर तो वहीं बनेगा, लेकिन उनको 5 साल 6 साल वेट करनी पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरिट के ऊपर निर्णय दिया कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, उसके बाद ही राम मंदिर बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो मतलब इसका सारा जवाब जो ये लोग कह रहे थे, जो लोग बीजेपी से गुस्सा हो रहे थे, केंद्र सरकार से गुस्सा हो रहे थे कि केंद्र सरकार यहाँ पे क्यों नहीं एक्शन ले रही, तो उसका जो जवाब है वो सर ने दिया। सर यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ आज हो रहा है, बहुत सारे पत्रकार उनके साथ खड़े भी हैं। आज एक खबर आई कि बहुत सारे एडिटोरियल गिल्ड के लोग जो हैं वो जाकर के उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी लिखने से क्या फ़ायदा होगा, क्या कुछ उस चिट्ठी से मतलब आगे कुछ हो सकता है, ये कुछ हमें बताइए। देखिए इसमें मैं तो जो मीडिया के बाकी लोग हैं, यानी कि रिपब्लिक और अर्नब के अलावा बाकी जो लोग हैं, उसमें बहुत थोड़ी ऐसी संख्या है पत्रकारों की और मीडिया हाउसेस की जो ईमानदारी से अर्नब के साथ खड़े हैं। ये बहुत दुखद है और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि वो बाकी सारे के सारे मीडिया हाउसेस कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बड़े कंफर्ट जोन में हैं कि यार एक ऐसा अर्नब गोस्वामी, एक ऐसा रिपब्लिक चैनल जिसने उनकी टीआरपी को धाराशायी कर दिया, आज तक चैनल जैसे चैनल जो कि 20 सालों से बिल्कुल शीर्ष पर बने हुए थे, दे हैव कम टू बॉटम। और जी न्यूज़ की और रजत शर्मा जी वाला इंडिया टीवी, वो तो कहीं अभी नज़र ही नहीं आ रहा। हर बंदा, अब पूरे देश भर में आज अर्नब की फॉलोइंग ऐसी हो गई है कि ये लोगों को तो शायद रात को नींद नहीं आती होगी, या नींद आती होगी तो सपने में भी अर्नब गोस्वामी आता होगा। क्योंकि आप देखिए एक पत्रकार होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने इतना नाम कमाया, इतनी फॉलोइंग कमाई, इतना प्यार लोगों का पाया कि शायद मुझे अमिताभ बच्चन की याद आ रही है कि जब वो बीमार पड़ते तो पूरे देश भर में सभाएं होती थीं, यज्ञ होते थे, दुआएं मांगी जाती थीं कि अमिताभ बच्चन ठीक हो जाएं। कुछ इसी तरह का सीन अर्नब के लिए नजर आ रहा है, जिससे कि ये बाकी जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो घबराए हुए हैं या जल रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखने के लिए। धन्यवाद।